वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी कन्वेंशन है, ऐसा ट्रीटी है जो कि चाइल्ड राइट्स से डील करता है, या आप यूँ कह लें कि ये ऐसा ट्रीटी है, ऐसी कन्वेंशन है जो कि चिल्ड्रन राइट्स की बात करता है। तो ये ह्यूमन राइट्स लॉ का एक नहायत ही अहम टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आता है एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में क्या होता था, चाइल्ड राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था और चिल्ड्रंस को अक्सर स्मॉल अडल्ट्स बोला जाता था, लेकिन उनके लिए किसी किस्म की लीगल प्रोटेक्शन वगैरह अवेलेबल नहीं थी। 19वीं सदी में आके चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट होता है। एक आइडिया निकल के आता है कि जो बच्चे हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनको स्पेशल राइट्स देने चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 20वीं सदी में क्या होता है, इन पे एफर्ट्स पुट होती हैं और चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाने लगता है। हमारे पास जिनेवा डिक्लेरेशन आती है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1924 में। ये 20वीं सदी थी और ये पहला डॉक्यूमेंट था जो कि चाइल्ड राइट्स से डील कर रहा था। इसको अडॉप्ट किया जाता है 1924 में लीग्स ऑफ नेशंस की तरफ से। इसमें रिकॉग्नाइज किए गए थे चाइल्ड्स के स्पेशल राइट्स को, और इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज किया गया था जो चाइल्ड्स हैं उनको स्पेशल केयर देनी चाहिए। ये वो पहला इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था जो कि चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करता था। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 आती है, जिसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पे चाइल्ड राइट्स की वोलेशन होती है। बच्चों से जबरन काम करवाया जाता है। बहुत से बच्चे वर्ल्ड वार 2 के नतीजे में भूखे मर जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, और इसके अलावा उनको ख़तरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स का सामना करना पड़ता है वर्ल्ड वार 2 में। तो इन सब चैलेंजेस के चलते हुए लीग्स ऑफ नेशन जो है वो फेल हो जाती है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया जाता है 1945 में, और इसका काम होता है इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करना। अब जो बच्चे वर्ल्ड वार 2 से अफेक्ट हुए थे उनको ज़रूरत थी ह्यूमैनिटेरियन नीड की। तो इस ज़रूरत को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की जिसका नाम था यूनिसेफ। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मदद देनी थी उन बच्चों को जो कि वर्ल्ड वार 2 से अफेक्ट हुए थे। बाद में 1953 में इस ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया गया। पहले ये टेम्परेरी इन नेचर थी, बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास एक डिक्लेरेशन आती है ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1959। इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से। इसमें 10 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डील करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन से और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन से। यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ये जो डिक्लेरेशन है ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं थी। उसके बाद हमारे पास एक कन्वेंशन आती है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC। ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था जो कि चाइल्ड राइट्स की बात कर रहा था, जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से 20 नवंबर 1989 में। उसके बाद ये एनफोर्स होती है 2 सितंबर 1990 में, और ये वो कन्वेंशन होती है जो कि बाइंडिंग होती है उन स्टेट्स में जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स आते हैं CRC में। 2000 में 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऐड होते हैं CRC में, और बाद में एक और ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऐड कर दिया जाता है CRC में। पहला ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो इस चीज़ पे पाबंदी लगाता है कि जो स्टेट्स हैं वो 18 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं करेंगी। यानी कि स्टेट्स पे ये पाबंदी लगा दी गई कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को ज़बरदस्ती आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं किया जाएगा, और ना ही उनका इस्तेमाल किया जाएगा लड़ाई झगड़ों में या जंगों में। इसके बाद दूसरा ऑप्शनल प्रोटोकॉल था वो डील कर रहा था सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल ने मना कर दिया था कि आप बच्चों को बेच नहीं सकते, बच्चों को पैसे दे के उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, और बच्चों को नाजेबा वीडियोज़ में शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड की भी बात करता था, यानी कि बच्चों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनके साथ आपने ज़्यादती नहीं करनी, और ना ही ट्रैफिकिंग करनी है, ना ही बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करना है। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल में। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा ऑप्शनल प्रोटोकॉल, जिसको अडॉप्ट किया गया था 2011 में। इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल में आपको कंप्लेंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, अगर चाइल्ड राइट्स की वायलेशन होती है तो ऐसी सूरत में आप कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को। ये वो कमेटी है जो कि इस CRC को एनफोर्स करवाती है और CRC पे इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड है। आर्टिकल 1 कहता है चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि जो चाइल्ड है वो एक ऐसा इंसान होता है जिसकी उम्र क्या होती है, 18 साल से कम होती है।
अनलेस अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू द चाइल्ड मेजोरिटी इज़ अटेंड अर्लियर। इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई स्टेट या अगर कोई लॉ जो है वो चाइल्ड को जल्दी एज ऑफ मेजोरिटी दे देता है, तो वो जो स्टेट होगी जहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे जो चाइल्ड रहते होंगे उन पे वही लॉ एप्लीकेबल होगा और उसी के तहत जो है बच्चों की एज ऑफ मेजोरिटी को डिसाइड किया जाएगा। दुनिया में जो ममालिक हैं उनमें जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो वेरी करती है। कुछ मुल्कों में आपको एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 15 साल देखने को मिलेगी, कुछ में 16 साल देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मुल्कों में जो आपको एज ऑफ मेजॉरिटी देखने को मिलेगी वो 18 साल ही होगी। उसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ सीआरसी है। इसमें बताया गया है कि सीआरसी जो है वो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को कवर करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरसी। सीआरसी जो है वो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन राइट्स को अंडर द इंटरनेशनल लॉ। ये बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की और ये कहता है कि तमाम चिल्ड्रंस को जो है वो इक्वली डील किया जाना चाहिए, इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये प्रायोरिटाइज़ करता है बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को, यानी कि जो चीज़ें बच्चों की फ़ेवर में होंगी उनको सबसे पहले फुलफ़िल किया जाएगा। मज़ीद ये कि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है चिल्ड्रन राइट्स के बारे में और ये प्रोटेक्ट करता है कमज़ोर बच्चों को। अब वो कमज़ोर बच्चे नेचर की तरफ से भी हो सकते हैं या हालात की वजह से भी कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं या रेफुगीज़ वगैरह या मिग्रेंट्स वगैरह, तो ये वो बच्चे हैं जो कि हालात की वजह से अफेक्ट हैं, तो इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी अंडर द सीआरसी। उसके अलावा वो बच्चे जो कि डिसेबल हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन है सीआरसी में। मज़ीद ये कि जो सीआरसी है वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को इनकरेज करता है और ये बात करता है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स की। तो ये हमारे पास थे सीआरसी के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीआरसी है। सीआरसी में आपको प्रीएम्बल, 54 आर्टिकल्स, 3 पार्ट्स और 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ सीआरसी। पार्ट 1 जो है उसमें आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे जो कि चाइल्ड वेलफेयर से रिलेट कर रहे होंगे, जो कि बच्चों की बेहतरी के बारे में बात कर रहे होंगे। इसमें आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, सिविल राइट्स, फैमिली एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा पार्ट 1 में। और पार्ट 1 कवर कर रहा है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 41 तक। उसके बाद पार्ट 2 है जिसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा। इसमें स्टेट की ऑब्लिगेशन मिलेगी कि वो जो है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करेगी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होगी चाइल्ड राइट्स के बारे में उसको प्रमोट करेगी, उसको स्प्रेड करेगी अपने लोगों में। मज़ीद है कि जो स्टेट है उसका क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म होगा, वो भी इसी पार्ट में हम देखेंगे। और किस तरह कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को एस्टैब्लिश किया जाएगा, कायम किया जाएगा, वो भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा क्या रोल होगा स्पेशलाइज्ड एजेंसी का, इस चीज़ को भी कवर किया गया है पार्ट 2 में। पार्ट 2 कवर कर रहा है आर्टिकल 42 से लेके आर्टिकल 45 तक। उसके बाद पार्ट 3 है जो कि डील कर रहा है आर्टिकल 46 से आर्टिकल 54 तक। इसमें आपको फाइनल प्रोविजंस देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको रेटिफिकेशन का प्रोसेस, ये कब एनफोर्स होगा सीआरसी को अगर अमेंड करना उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर किसी स्टेट ने रिजर्वेशन देनी है तो वो किस तरह अपनी रिजर्वेशन पेश कर सकती है, और मज़ीद ये कि अगर कोई स्टेट सीआरसी से विड्रा करना चाहता है तो ऐसी सूरत में वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो ये तमाम जो प्रोविजंस है ये आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगी। इनको प्रोसीजरल प्रोविजंस भी बोला जाता है। उसके बाद है राइट्स अंडर सीआरसी, यानी कि वो राइट्स जिनको सीआरसी में कवर किया गया है। आर्टिकल 3 है जो कि बात करता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की, यानी कि बच्चों का ये हक़ है कि तमाम फ़ैसले जो हैं वो उनके इंटरेस्ट में किए जाएँ, उनकी फ़ेवर में किए जाएँ। स्टेट जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि ऐसे फ़ैसले जिसमें बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, उसमें बच्चों के वेलफेयर को सबसे पहले रखा जाएगा और बच्चों की डेवलपमेंट को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद अगला राइट है राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। हर बच्चे का ये राइट है कि उसको राइट टू लाइफ दिया जाए और स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो मैक्सिमम सर्वाइवल को पॉसिबल बनाएगी और बच्चों की डेवलपमेंट पे काम करेगी। उसके बाद अगला राइट है बच्चों का राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। बच्चों को नाम का हक़ होगा और नेशनैलिटी होल्ड करने का भी हक़ होगा। हर बच्चे को ये हक़ दिया जाएगा कि वो उसको रजिस्टर किया जाए फ़ौरन जब वो पैदा होगा। इसके अलावा हर बच्चे को एक नाम दिया जाएगा और वो नेशनैलिटी को एक्वायर कर सकेगा उस मुल्क की जिसमें वो पैदा हुआ है।
उसके बाद अगला राइट है राइट टू प्रिजर्व आइडेंटिटी, यानी कि जो बच्चों की आइडेंटिटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा उनके नाम के हवाले से, उनकी नेशनलिटी के हवाले से, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, सारा कुछ जो है इसको स्टेट प्रोटेक्ट करेगी और रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट है, बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अपने व्यूज़ दे सकेंगे उन मैटर्स में जो मैटर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं। मज़ीद ये कि उनके जो व्यूज़ होंगे, उनकी जो ओपिनियंस होंगी, उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी उनकी एज के मुताबिक और उनकी मैच्योरिटी के मुताबिक। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 12 में। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर बच्चा जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेगा। मज़ीद ये कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकेगा और अपनी ओपिनियन जो हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकेगा। अगला राइट है फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन, तमाम जो बच्चे होंगे उनको ये राइट दिया जाएगा कि वो सोचने समझने की सलाहियत रखें और अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकें। और मज़ीद ये कि उनको मजहबी आज़ादी हासिल होगी, जिसके थ्रू क्या कर सकेंगे, वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो ड्यूटीज़ होंगी पेरेंट्स की बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्टेट जो है उसको रिस्पेक्ट करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ एंड निगलेक्ट, इस चीज़ को कवर किया गया है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक, यानी कि जो बच्चे होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा फिज़िकल वायलेंस से, मेंटल वायलेंस से, अब्यूज़ से, निगलेक्ट से, माल ट्रीटमेंट से और एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद अगला राइट है राइट ऑफ रेफुगीज़ चिल्ड्रन, यानी कि इसमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अपना मुल्क एमरजेंसी की सूरत में छोड़ दिया है और वो इस वक्त किसी दूसरे मुल्क में आके रह रहे हैं। तो जो बच्चे रेफुजीज़ का स्टेटस एक्वायर करेंगे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी और उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उन लोगों को दी जाती है जो कि किसी एमरजेंसी से निपट रहे होते हैं, या जो कि किसी जंग की हालात में होते हैं, या जिन्होंने किसी किस्म का नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह फेस किया होता है। तो उनके लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एड देती है ताकि उनको सर्वाइवल में मदद दी जा सके। तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाएगी रेफुजीज़ को और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसके बाद है राइट ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि वो बच्चे जो कि मज़ूर हैं, जो कि पूरी तरह कैपेबल नहीं हैं आम बच्चों की तरह। तो ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल हैं उनको राइट दिया जाएगा स्पेशल केयर का, असिस्टेंस का और एजुकेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन का, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एजुकेशन का राइट भी दिया जाएगा और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि वो माशरे में पार्टिसिपेट कर सके, माशरे का हिस्सा बन सकें। उसके बाद है अगला राइट बच्चों का राइट टू हेल्थ, जिसको कवर किया गया है आर्टिकल 24 में। इसमें बताया गया है कि एक बच्चे को हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ दिया जाएगा, यानी कि जिस हद तक हो सके एक बच्चा जो है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकेगा। मज़ीद ये कि उसको हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाएंगी और जब बच्चा पैदा होगा तो जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर बनती होगी वो भी दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि बीमारियों को जो बच्चों के दरमियान फैलती हैं उनको ख़त्म किया जाए और बच्चों को बीमारियों से बचाया जाए। उसके बाद है राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि बच्चों को एक अच्छा म्यारी ज़िंदगी दिया जाएगा। अब अच्छा म्यारी ज़िंदगी किस सूरत मिलेगा, जब उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, मॉरल डेवलपमेंट होगी और सोसाइटल लेवल पे उनकी डेवलपमेंट होगी, तभी बच्चे जो हैं वो अच्छा म्यारी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उसके बाद बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा, तमाम बच्चों को एजुकेशन का राइट हासिल होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तमाम बच्चों को। स्टेट जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री हो और कंपलसरी हो हर बच्चे के लिए। इसके अलावा हर बच्चे को रसाई हासिल होगी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक। अगला राइट है राइट टू लेशोर एंड प्ले, हर बच्चा जो है वो रेस्ट कर सकेगा और फुर्सत का वक़्त दिया जाएगा हर बच्चे को। हर बच्चे को खेलने का हक़ होगा और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने का हक़ होगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू बच्चे जो हैं अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं या फ़न करते हैं, या जिसके थ्रू बच्चे जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने का पूरा राइट हासिल होगा। मज़ीद ये कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे कल्चर में और आर्टिस्टिक लाइफ में, यानी कि बच्चे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं और ड्रामाज़ वगैरह की एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक लाइफ। तो ये तमाम राइट्स जो हैं वो हर बच्चे को दिए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 32 से आर्टिकल 40 तक आपको स्पेशल प्रोटेक्शंस मेजर देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो बच्चे हैं उनको काम करने वाली जगहों पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा।
चाइल्ड लेबर जो है वो मना होगी। मज़ीद ये कि जो डेंजरस वर्क होता है वो बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे काम जो कि बच्चों की हेल्थ को नुकसान दें या बच्चों की डेवलपमेंट में रुकावट बन जाएँ, तो वो काम भी बच्चों से नहीं करवाए जाएंगे। उसके बाद बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा इल्लीगल यूज़ ऑफ ड्रग्स से, और बच्चों से किसी किस्म की ड्रग प्रोडक्शन या ट्रैफिकिंग नहीं करवाई जाएगी। यानी ना ही बच्चे ड्रग वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, और ना ही बच्चों के थ्रू ड्रग्स वगैरह को स्मगल किया जाएगा, और ना ही उनको यूज़ करने का हक होगा ड्रग्स का। तो स्टेट जो है वो इन चीज़ों को यकीनी बनाएगा और हर चाइल्ड को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी। मज़ीद ये कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, यानी कि बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज़ में, नाजेबा फ़िल्मों में। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल ट्रैफिकिंग एंड अबडक्शन, इसको कवर किया गया है आर्टिकल 35 में। इसमें बताया गया है कि बच्चों को बेचा नहीं जा सकता, ना ही बच्चों को स्मगल किया जाएगा, और ना ही बच्चों को अगवा वगैरह किया जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एक्सप्लॉयटेशन है, किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हो जो कि बच्चों को हार्म करे, जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए नुकसानदेह हों, तो ऐसी तमाम एक्सप्लॉयटेशन पे पाबंदी होगी, और हर बच्चे को इन किस्म की एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर एंड अनलॉफुल डिटेंशन, हर बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाएगा टॉर्चर से, क्रूअल ट्रीटमेंट से और अनलॉफुल डिटेंशन से, यानी कि किसी बच्चे पे टॉर्चर नहीं किया जाएगा या उसके साथ जुल्माना रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा, या बिला वजह किसी बच्चे को अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है या जिनको उनकी आज़ादी से महरूम कर दिया जाता है, तो उनको डिग्निटी के साथ डील किया जाएगा। ये बताया जा रहा है आर्टिकल 37 में। उसके बाद आर्टिकल 38 है, जिसमें बताया गया है कि प्रोटेक्शन दी जाएगी ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यानी कि जब भी कोई जंग वगैरह चल रही होगी तो उसमें बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को मद्देनज़र रखा जाएगा जंगों के दौरान भी। ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि ऐसे बच्चे जो कि जंग का हिस्सा नहीं हैं, आम सिविलियंस हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनके फेवर में काम किया जाएगा अंडर द ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उसके बाद है रिकवरी रिहैबिलिटेशन जुवेनाइल जस्टिस, जिसको कवर किया गया है आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 40 तक। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं अब्यूज़ से, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से, टॉर्चर से या एक्सप्लॉयटेशन से, उनको पूरा राइट होगा कि वो रिकवर कर सकें और एक आम ज़िंदगी दोबारा से गुजार सकें। ऐसे बच्चे जिन पे इल्ज़ाम होगा क्राइम वगैरह का, उनको राइट दिया जाएगा फेयर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम तक, यानी कि ऐसे बच्चे जिन पे इल्ज़ाम है क्राइम का, उनका फेयर ट्रायल होगा। अगर उनकी पनिशमेंट बनती हुई तो उसी सूरत उनको पनिश किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 43 से 45 तक आपको मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि जो कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है उसको किस तरह कायम किया जाएगा, और ये किस तरह मॉनिटर करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरसी को। उसके बाद इसमें आपको रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा, जिसमें स्टेट्स जो हैं वो पीरियडिकली रिपोर्ट सबमिट करवाया करेंगी कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को, कि उन्होंने किस तरह चिल्ड्रन राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाया है, और जो रिपोर्ट स्टेट सबमिट करवाएंगे उनको रिव्यू किया जाएगा कमेटी की तरफ से। इसके अलावा कॉरपोरेशन एंड सपोर्ट जो है उस पर काम किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है यूनिसेफ, वो मदद कर सकती है कमेटी की, और इसके अलावा जो एनजीओज़ हैं जो कि चाइल्ड राइट्स से डील करती हैं, वो इंफॉर्मेशन दे सकती हैं चिल्ड्रन राइट्स के हवाले से, उनकी वायलेशंस के हवाले से। और ये जो आपका आर्टिकल 45 है, ये कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉरपोरेशन होगी जिसके थ्रू सीआरसी को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो ये हमारे पास था मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म, जिसको कवर किया गया था आर्टिकल 43 से 45 तक। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है, जिसमें बताया गया है कि जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, ये एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रिकॉग्नाइज करता है चिल्ड्रंस को एज इंडिविजुअल विद राइट्स, यानी कि चिल्ड्रन जो हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको राइट्स दिए जाते हैं अंडर द सीआरसी। सीआरसी जो है वो प्रोटेक्ट करता है सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को। इसके अलावा ये कुछ अहम कोर प्रिंसिपल्स पे बेस करता है, जिसमें आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का प्रिंसिपल, राइट टू लाइफ एंड डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये तमाम प्रिंसिपल और ये तमाम रूल्स जो हैं ये आपको सीआरसी में देखने को मिलते हैं। सीआरसी जो है वो एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है स्टेट पार्टीज़ पे कि उन्होंने प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना है बच्चों की
और उनकी केयर करनी है और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो होप सो आपको CRC कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।